नमस्कार दोस्तों, आपके आरजी दोस्त संदीप और बबीता स्वागत कर रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के इस प्रोग्राम में। वैसे तुम्हें पता है ना कि आज वही खास दिन है जब पूरे देश के युवाओं को संबोधित करते हुए तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बबीता, क्या तुम्हें पता है कि हमारे देश की आबादी में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है? ये बात तो सच ही है कि युवा शक्ति अपने दम पर किसी भी देश की दशा और दिशा बदलने की ताकत रखती है। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर किए जाने वाला ये आयोजन उस महान शख्स के सम्मान में किया जाता है जिसने युवाओं को चिंतन के साथ साथ वास्तविकता से वाकिफ करवाने की कोशिश की। 12th of January declared National Youth Day by the Indian government in 1985. स्वामी दयानंद के दौर में ही रामकृष्ण परमहंस भी हुए, जो फिरका परस्ती के सख्त खिलाफ थे। वो मानते थे कि सब रास्ते हकीकत की एक ही मंजिल तक जाते हैं। उनके प्रमुख शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। हालांकि वो माजी से जुड़े थे और हिंदुस्तान के विरसे पर उन्हें गर्व था, विवेकानंद रोशन ख्याल थे। उनकी शख्सियत हिंदुस्तान की माजी और हाल की दरमियानी कड़ी थी। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को उनकी आत्मा की आवाज पहचानने के लिए रास्ता दिखाया, सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए उनसे बेहतर मार्गदर्शक और कोई भी नहीं बन सकता है। दोस्तों, 1984 में भारत सरकार ने घोषणा की कि 12 जनवरी 1985 से स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस बनाकर सरकार ने एक प्रकार से स्वामी जी के विचारों को युवाओं का मार्गदर्शक चुना था। मैंने पूरे भारत की यात्रा की, किंतु मेरे भाइयों, मुझे बहुत ही दुखद अनुभव हुआ। लोगों की गरीबी को देख मैं अपने आंसुओं को रोक ना सका और अब मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि गरीबी और कष्ट को दूर किए बिना भारत के लोगों के लिए धर्म का प्रचार कोई मायने नहीं रखता है। यह कहूंगा कि अगर भारत बीमार या तंदुरुस्त है तो उसका संबंध पूरी दुनिया से है। अगर भारत डूबता है तो पूरी दुनिया डूबती है और अपनी मातृभूमि के लिए वहां से विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान वापस लाऊंगा। अगर मैं इस कार्य में सफल होता हूं तो भारत की प्रतिष्ठा पूरे संसार में ही नहीं होती, बल्कि हमारे देश के लोगों को एक नया विश्वास मिलता है। आज यानी युवा दिवस के मौके पर देश के हर स्कूल कॉलेज में संगीत, युवा सम्मेलन, सेमिनार, योगासन, प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धाओं, खेल आदि का आयोजन किया जाता है। और पता है दोस्तों, इन तमाम कार्यक्रमों के साथ साथ राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युवा मेले का आयोजन भी किया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस देश भर में बहुत जोश के साथ मनाया जाता है। ये देश के इतिहास के लिए महान दिन है। विवेकानंद जी का ज्ञान भविष्य की पीढ़ी के लिए प्रकाश है। उनके विचार भारत की महान भूमि पर हमेशा मौजूद रहेंगे, जिनसे प्रेरणा लेकर युवा अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं।
देश में युवा शक्ति का होना बहुत से बदलाव ला देता है। देश के विकास में युवा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। युवा के पास बदलते वक्त के साथ नए नए विचार होते हैं, जिनकी मदद से देश का कई गुना विकास संभव है। वैसे बबीता, वसुधैव कुटुंबकम के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। हाँ संदीप, एक बार नहीं बल्कि कई बार। और सिर्फ मैंने ही क्यों, ये वाक्य तो हर इंडियन की जुबान पर होता है। सच में दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, ये भावना रखने वाला शख्स कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल। अब हम जिस महान शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने भी संपूर्ण विश्व के दर्शन और धर्म को प्राचीन परंपराओं से निकालकर वास्तविकता के अनुरूप एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। और शायद यही वजह है कि इन्हें यानी डॉक्टर भगवान दास को स्वतंत्र और शिक्षित भारत के संस्थापकों में आज भी शुमार किया जाता है। आज ही के दिन 1869 में वाराणसी की पावन धरती पर जन्मे डॉक्टर भगवान दास ने विभिन्न भाषाओं के प्रकांड पंडित, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और शिक्षा शास्त्री के रूप में हमेशा ही देश की भाषा, संस्कृति को सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए। बनारस के बेहद ही धनी व प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने के बावजूद डॉक्टर दास बचपन से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सांचे में ढले थे। और पता है दोस्तों, जिस समय डॉक्टर दास अपनी आरंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय अंग्रेजी शिक्षा, भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार अपने चरम पर था। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, अरबी, उर्दू, संस्कृत, फारसी भाषाओं का भी गहन अध्ययन किया। दास जी बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी प्रखर बुद्धि रखते थे और इसी कारण मात्र 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उच्च शिक्षा के लिए दास जी कोलकाता आ गए और वहां से दर्शन शास्त्र में एमए किया। 1887 में उन्होंने 18 वर्ष की आयु में ही पाश्चात्य दर्शन में एमए की उपाधि प्राप्त की। दास जी ने परीक्षा तो पास कर ली थी, लेकिन उनका मन अभी भी साहित्य सेवा के लिए व्याकुल था। लेकिन इसी बीच पिता के कहने पर उन्होंने अनिच्छा पूर्वक डिप्टी कलेक्टर के पद पर सरकारी नौकरी भी कर ली। हम में से ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी पाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन दास जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नौकरी से ज्यादा ध्यान अध्ययन कार्य और लेखन में लगाया। आगे चलकर उनकी मेहनत रंग लाई और 23 व 24 साल में ही उन्होंने साइंस ऑफ पीस और साइंस ऑफ इमोशन नामक पुस्तकों की रचना कर दी। अभी नौकरी करते हुए दास जी को करीब 10 साल ही बीते थे कि पिता की अचानक मृत्यु हो गई। पिता के न रहने का गम तो था, लेकिन कहीं न कहीं अब वो साहित्य सेवा के लिए आजाद हो गए थे। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। वर्ष 1921 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी और उसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान वो एक प्रमुख कांग्रेसी नेता बनकर उभरे। भगवान दास ने जानी मानी समाज सेविका एनी बेसेंट और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ मिलकर वाराणसी में पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज और बाद में हिंदू विश्वविद्यालय या काशी विद्यापीठ की नींव रखी। कुछ समय बाद सेंट्रल हिंदू कॉलेज का विलय हिंदू विश्वविद्यालय में कर दिया गया। और आपको पता है कि डॉक्टर भगवान दास न सिर्फ काशी विद्यापीठ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, बल्कि यहाँ के प्रथम कुलपति भी थे। 1947 में आजादी के बाद डॉक्टर दास से भारत सरकार ने महत्वपूर्ण पद संभालने का आग्रह किया, लेकिन इस बात से उन्होंने सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो राजनीति से ज्यादा तरजीह अपने जीवन में धर्म और शिक्षा को देते थे। साहित्य और देश के प्रति डॉक्टर दास के अमूल्य योगदानों का सम्मान करते हुए वर्ष 1955 में इन्हें पूर्व एवं प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सम्मान प्राप्त करने के कुछ ही वर्षों बाद यानी 1958 में डॉक्टर भगवान दास हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज भी भारतीय दर्शन, धर्म और शिक्षा पर किया गया उनका कार्य हमारे साथ है। देश की इस महान आत्मा को आज उनकी जयंती पर हमारी पूरी टीम की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि।
तो बबीता, चलो अब माहौल थोड़ा सा संगीतमय बनाते हैं और बातें करते हैं एक ऐसे संगीतकार की जिन्होंने न सिर्फ संगीत निर्देशन में महारत हासिल की, बल्कि अपनी गायकी, फिल्म निर्माण, निर्देशन और अभिनय से सभी सिने प्रेमियों को अपना दीवाना बना लिया। क्या बात है संदीप, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं भी यही कहने जा रही थी। अच्छा? तो फिर दोस्तों, इसी बात पर पहले आप सुनिए ये खूबसूरत सा गाना। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। फिल्म जगत में अन्ना साहब के नाम से मशहूर रामचंद्र चितलकर के निर्देशन में बने इस गीत ने लोगों की खूब वाहवाही लूटी थी और साथ ही इन्हें उस दौर का जाना पहचाना नाम भी बना दिया था। बिल्कुल सही दोस्तों, आज ही के दिन 1918 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में जन्मे रामचंद्र ऐसे हंसमुख इंसान थे जिनकी मौजूदगी मात्र से ही माहौल खुशनुमा हो जाया करता था। हाँ बबीता, हंसने व हंसाने की इसी आदत को रामचंद्र साहब ने अपने संगीत में दिल खोल के शामिल किया और आज भी इन्हें अपने इस खास अंदाज के लिए जाना जाता है। दोस्तों, रामचंद्र जी के पिता रेलवे में सरकारी कर्मचारी थे और इनका घर रेलवे स्टेशन के करीब ही था, जिस कारण दिन रात रेल के इंजनों का शोरगुल इनके घर में सुनाई देता रहता था। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि इतने शोर के बावजूद इन्होंने कैसे अपनी संगीत शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया होगा, जबकि इनके घर पर भी संगीत का कोई माहौल ही नहीं था। और पता है संदीप, रामचंद्र जी का मन पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही नहीं लगा, लेकिन जब पहली बार इन्होंने एक नाटक में हिस्सा लिया और गाना गाया, तब लोगों ने इनके प्रदर्शन पर खूब तालियां बजाई थी। बस यहीं से इन जनाब को सिनेमा देखने और उसमें काम करने का शौक लगा। लेकिन समस्या ये थी कि नागपुर में फिल्मों का निर्माण ही नहीं होता था, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे पुणे आ गए। पुणे आकर इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय से संगीत की शिक्षा लेना आरंभ किया और बाद में नागपुर के श्रीराम संगीत विश्वविद्यालय में शंकर राव से भी शिक्षा ग्रहण की। फिल्मों में रामचंद्र जी ने अपनी शुरुआत फिल्म नागानंद से बतौर अभिनेता की और इसी बीच इनकी मुलाकात महान निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी जी से हुई। दोस्तों, वो मोदी साहब ही थे जिन्होंने रामचंद्र को अभिनय की बजाय संगीत निर्देशन की तरफ ध्यान देने के लिए कहा और फिर उनकी बातों पर गौर करते हुए रामचंद्र जी मिनर्वा मूवी टोन के संगीतकारों के ग्रुप में शामिल हो गए। बतौर हारमोनियम वादक शुरुआत करने वाले रामचंद्र को पहली बार गाने का मौका मिला एक तमिल फिल्म से, जिसके बाद वर्ष 1942 में फिल्म सुखी जीवन से मिली सफलता से ये इंडस्ट्री में एक संगीतकार के रूप में पहचान पाने में कामयाब रहे। 40 और 50 के दशक में इन्होंने सावन, शहनाई, समाधि और सरगम जैसी कई फिल्मों में हिट संगीत दिया, लेकिन 1951 यानी 1951 में आई फिल्म अलबेला में अपने संगीतबद्ध गीतों से इन्हें वो कामयाबी मिली जिसके बाद रामचंद्र एक सफल संगीतकार के रूप में इंडस्ट्री में जम गए। मेरे पिया, ओ मेरे पिया दे रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है।
हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। संगीत में अपना सिक्का जमाने के बाद रामचंद्र जी ने फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखे और न्यू साई प्रोडक्शन का निर्माण किया। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर उनकी प्रतिभा कामयाब नहीं हुई और उन्होंने फिर से संगीत की तरफ ध्यान देना शुरू किया। वैसे संदीप सही भी है, जिस काम में हमारी काबिलियत नजर ना आए उसे पाने में समय नहीं गंवाना चाहिए। इसके बाद 1954 यानी 1954 में आई फिल्म नास्तिक में उन्होंने एक ऐसे गीत की रचना की जो सीधे सीधे समाज में बढ़ रही कुरीतियों के ऊपर उनका सीधा प्रहार था। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अपने आगे के जीवन में इन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे और वर्ष 1962 में कवि प्रदीप ने अपने गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के लिए संगीत की जिम्मेदारी रामचंद्र को ही दी थी। जी हाँ दोस्तों, लता जी द्वारा गाया गया ये वही गीत था जिसे सुनकर पंडित नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। आज भी ये गीत देश के महान देशभक्ति गीतों के रूप में जाना जाता है। जरा आँख में भर लो जो शहीद हुए हैं, जरा याद करो मेरे वतन के लोगों। जरा आँख में भर लो जो शहीद हुए हैं, जरा याद करो। रामचंद्र ने अपने 4 दशक के लंबे करियर में 150 से भी ज्यादा फिल्मों को संगीतबद्ध किया और ये सफर न सिर्फ हिंदी फिल्मों में जारी रहा बल्कि तमिल, मराठी, तेलुगु व भोजपुरी में भी जारी रहा।
आज रामचंद्र चितलकर को उनकी जयंती पर हमारी पूरी टीम की ओर से उन्हीं के इस प्यारे से गीत के साथ सच्ची श्रद्धांजलि। तेरे लिए तेरे वतन की खाक बेकरार है, हिमालया की चोटियों को तेरा इंतजार है। वतन से दूर है मगर वतन के गीत गाए जा, वतन से दूर है मगर वतन के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है पाँव गीत पाँव पर लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। संदीप, वैसे आजादी का इतिहास भी अपने आप में बहुत ही खास रहा। इसमें बहुत से ऐसे वीरों की दास्तां छिपी है जिसे देखकर और सुनकर वही दौर एक बार फिर से तरोताजा हो जाता है। हाँ बबीता, और अब हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्हें जंगे आजादी की क्रांतिकारी गतिविधियों में योगदान करने वाले प्रमुख लोगों में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हम किसी वीर पुरुष की नहीं बल्कि उस वीर महिला की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने सुखी जीवन को त्याग कर समाज व देश की भलाई के लिए देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना पसंद किया। आज ही के दिन वर्ष 1886 में जन्मी नेली सेन गुप्ता ने स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ वर्ष 1933 में कोलकाता कांग्रेस की अध्यक्षता की। नेली जी का जन्म कैम्ब्रिज इंग्लैंड में हुआ था और इनके माता पिता दोनों ही इंग्लैंड से ही ताल्लुक रखते थे। ऐसे में नेली जी का भारतवर्ष के प्रति प्रेम पनपा उनकी शादी के बाद। दरअसल उन्होंने चटगांव के निवासी यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता से शादी कर ली और वो भारत आ गई। यतीन्द्र जी से इनकी मुलाकात इंग्लैंड में ही हुई थी। 1921 यानी 1921 में अपने पति के साथ नेली भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी और जब असम बंगाल की रेल हड़ताल के वक्त यतीन्द्र जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उस वक्त इन्होंने ही उनकी जगह मोर्चा संभाला था। नेली जी के पति यतीन्द्र जी को खादी को बेचने पर लगे प्रतिबंध को तोड़कर ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती देने की वजह से जेल जाना पड़ा था। इनके जीवन का खास पल वो था जब 1933 में इन्होंने मदन मोहन मालवीय जी के जेल जाने पर कोलकाता राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता का मान रखा और उसका गौरव बढ़ाया। इस अधिवेशन को रोकने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन फिर भी नेली जी ने यहाँ अपना अध्यक्षीय भाषण भी दिया। ये गुस्ताखी ब्रिटिश अफसरों पर नागवार गुजरी और उन्होंने तुरंत ही नेली सेन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। प्रयास जारी रहे और देश आजाद हुआ। देश के बंटवारे के बाद नेली जी अपने पति के साथ पूर्वी पाकिस्तान आ गईं और यहाँ भी इनके कार्य किसी से छिपे नहीं थे, इसीलिए इन्हें वर्ष 1954 में पूर्वी पाकिस्तान असेंबली का निर्विरोध सदस्य भी चुना गया। नेली जी काफी लंबे समय तक समाज सेविका के तौर पर अल्पसंख्यक बोर्ड के साथ जुड़ी रहीं, लेकिन जीवन के अंतिम समय में इनकी सेहत ने इनका साथ छोड़ दिया। तबीयत के बहुत ज्यादा बिगड़ने के कारण नेली जी को कोलकाता आना पड़ा और यहाँ आते ही इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वैसे संदीप, कितनी अजीब बात है कि जिस धरती के लिए इन्होंने अपने सुख चैन को छोड़ा था, उनकी अंतिम सांस भी वहीं की धरती का इंतजार कर रही थी। सच में अपनी सरजमी से प्रेम होता ही ऐसा है जो जाने अनजाने हमें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता दिखाई देता है। देश के प्रति समर्पण का भाव रखने वाली नेली सेन गुप्ता को आज हमारी पूरी टीम की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। और अब बबीता और संदीप को यहीं पर दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह,